everyone, I'm शिवानी सोलंकी and I welcome you all to the लॉ वाला चैनल स्टूडेंट्स। और यहाँ पर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चार्ज, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके प्रिलिमिनरी और मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं, इनफैक्ट मेंस में जजमेंट राइटिंग के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि अगर हमने इस चैप्टर नंबर 17 को अच्छे से समझा, दैट इज टू से चार्ज कब फ्रेम किया जाता है, कैसे फ्रेम किया जाता है और चार्ज फ्रेम करते हुए क्या क्या पर्टिकुलर्स आपको ऐड करने हैं उसमें, तो आपके लिए जजमेंट राइटिंग में काफी सारी चीजें हेल्पफुल रहने वाली है इस सेगमेंट से। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या चीजें आपको इंक्लूड करनी है जजमेंट राइटिंग के वक्त। सो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, स्पेसिफिकली आज का सेशन, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रेमिंग कैसे की जाती है चार्ज की। स्पेसिफिकली आज हम ये पढ़ेंगे कि हमारा जो चार्ज है, स्पेसिफिकली चार्ज का फॉर्म क्या होता है। अगर मैं कोई चार्ज को स्टेट करना चाहती हूं तो क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स मुझे वहां ऐड ऑन करने पड़ेंगे एज अ जज। और कल के सेशन में, दैट इज नेक्स्ट लेक्चर में, हम ये पढ़ेंगे कि जॉइंटर ऑफ चार्ज कैसे होता है। मैं चाहती तो ये पूरा एक ही सेशन एक ही स्ट्रोक में ले लेती, 211 से लेके 224 तक एक ही स्ट्रोक में लिया जा सकता था, बट आई नो दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू क्रिएट सर्टेन कंफ्यूजन इन योर माइंड। दैट इज द रीजन आई हैव डिसाइडेड टू कीप दिस सेशन इनटू 2 parts. And one more thing, thank you for showering so much of blessings to the law wala team. धीरे धीरे पता चला स्टूडेंट से, सुनने में आता है, समझने में आता है कि आप स्टूडेंट्स को लॉ फाउंडेशन का जो ये बैच चल रहा है वो काफी पसंद आ रहा है। भले ही कुछ ही स्टूडेंट्स हैं जो कि इसको कंसिस्टेंटली देख रहे हैं, बट येस देयर आर स्टूडेंट्स जो कि सारे सेशन को कंसिस्टेंटली लेक्चर नंबर 1 से देख रहे हैं, सारे ही लेक्चर्स, चाहे वो आईपीसी हो, सीआरपीसी हो, सीपीसी हो। और ये सुन के काफी अच्छा लगता है कि आपको ये सेशंस पसंद आ रहे हैं। ये अभी सिर्फ और सिर्फ लॉ फाउंडेशन है, सोचो तब क्या होगा जब फुल फ्लेज बैच, इन डेप्थ बैच लॉन्च किया जाएगा, जहां पर आपको प्री मेंस इंटरव्यू तक की सारी प्रिपरेशन जब एक साथ करवाई जाएगी, तब तो मजा ही अलग होगा। आपको पढ़ने में मजा आएगा और हमें पढ़ाने में मजा आएगा। सो यस, थैंक यू सो मच, बिकॉज जब आप स्टूडेंट्स की तरफ से ऐसा स्टेटमेंट सुनने को मिलता है, सब फीडबैक मिलता है, तो डेफिनेटली टीम को और एडुकेटर को सबको मोटिवेशन मिलती है इससे। आई रिसीव सर्टन मैसेजेस ऑन टेलीग्राम जो कि मैंने अपनी टीम के साथ भी शेयर किए हैं, एंड they are happy that the strategy that they have come up, containing the vision of the whole law wala team and Alak sir, that is getting fulfilled. So yes, thank you, and make sure कि आप अपनी preparation में consistent हो। और क्या सारी चीजें हैं जो आप एक्सपेक्ट करते हो लॉ वाला टीम से, या चाहते हो कि इनकॉर्पोरेट हो कुछ नए बैचेस में, या चाहे वो पेड बैच होगा या फ्री बैचेस हो या कुछ और लेक्चर सीरीज चाहिए, तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। किसी भी लेक्चर पे आप कमेंट करके बता सकते हो, या फिर मुझ तक टेलीग्राम पर भी पहुंचा सकते हो बाय ज्वाइनिंग माय टेलीग्राम ग्रुप शिवानी सोलंकी, जहां पे मैंने एक लिंक पिन अप कर रखा है। उसको क्लिक करते ही आपके सामने एक चैट बॉक्स ओपन होगा, एंड वट एवर मैसेज यू हैव फॉर मी और फॉर द होल टीम, यू कैन डेफिनेटली ड्रॉप इट देयर। ओके, चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने बोला कि हम आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 17, दैट इज चार्ज। चार्ज का मतलब क्या होता है? चार्ज की डेफिनेशन हम ऑलरेडी डेफिनेशन क्लॉसेस में पढ़ के आ चुके हैं। टू बी क्या डिफाइन करता है स्टूडेंट्स? टू बी डिफाइन करता है चार्ज। आ जाओ एक बार अपने बेरेक पे, जहां पे हम चार्ज की डेफिनेशन को वापस से रीड आउट करेंगे। इट सेज इंक्लूड्स वन हेड ऑफ चार्ज व्हेन चार्ज कंटेन्स मोर देन वन हेड्स। मोर देन वन हेड्स का मतलब है बेटा कि एक चार्ज है और उसके नीचे बहुत सारे चार्जेस हमने ऐड ऑन कर रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्सन ने एक पर्सन का मर्डर कॉज किया, तो क्या उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ मर्डर के चार्जेस लगेंगे? अगर उसने सिर्फ मर्डर वाला ऑफेंस किया तो सिर्फ मर्डर का ऑफेंस का चार्ज लगेगा। लेकिन मान लीजिए पहले उस पर्सन को किडनैप किया, या उसको मान लीजिए अबडक्ट किया, उसके बाद उसको हर्ट कॉज किया, ग्रीवेड हर्ट कॉज किया, फिर उसको लेके आया मान लीजिए कोई सेक्सुअल ऑफेंस किया, एंड देन फाइनली उसको मर्डर कॉज किया है। देन जो मेन हमारा हेड होगा जिसके अंतर्गत हम उसे चार्ज करेंगे, वो होता है हमारा चार्ज। दैट इज टू से चार्ज मींस द हेड ऑफ द चार्ज, जब उस चार्ज के अंतर्गत बहुत सारे चार्जेस इंक्लूड हो रहे हैं। सो इस ऑफेंस में भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस हैं जो कि एक पर्सन ने कमिट किए, लेकिन मेजर हमारा चार्ज क्या होने वाला है? मर्डर का चार्ज होने वाला है। क्लियर है? एंड ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी पर्सन के अगेंस्ट चार्ज फ्रेम करते हैं, क्या करते हैं? जब भी हम किसी पर्सन के अगेंस्ट चार्ज फ्रेम करते हैं स्टूडेंट्स, तो चार्ज हमेशा कौन से सेक्शन में फ्रेम होता है? पनिशमेंट वाले सेक्शन में फ्रेम होता है। कौन से सेक्शन में फ्रेम होता है? पनिशमेंट वाले में होता है। कभी भी डेफिनेशन वाले सेक्शन में चार्ज फ्रेम नहीं होता। सो सेक्शन 300 डिफाइंस योर मर्डर।
ऑफ आईपीसी डिफाइंस योर मर्डर, लेकिन सेक्शन 300 में कभी भी चार्ज हमारा क्या नहीं होता है, कभी भी वहां पर चार्ज क्रिएट नहीं होता है। जिस सेक्शन में पनिशमेंट दी जा रही है उस सेक्शन के अंडर चार्ज क्रिएट होता है, क्योंकि पनिशमेंट देने वाला सेक्शन जनरली अलग होता है। कुछ सारे ऐसे ऑफेंसेस हैं जहां पे डेफिनेशन हो गया, या उस ऑफेंस को एक्सप्लेन करना हो गया, या फिर उस ऑफेंस का पनिशमेंट उसी में दे रखा है, तब तो आपको अलग अलग सेक्शंस नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है चीज? सो ऑलवेज मेक श्योर व्हेनेवर यू आर फ्रेमिंग अ चार्ज व्हाइल राइटिंग योर मेंस आंसर, यू ऑलवेज हैव टू फ्रेम द चार्ज अंडर द सेक्शन प्रोवाइडिंग द पनिशमेंट एंड नॉट द डेफिनेशन। क्लियर है चीज? अब देखो, जब मैं चैप्टर नंबर 17 की बात करती हूँ स्टूडेंट्स, तो हमारे पास सेक्शन है 211 से लेके 224। 224, बस ये एक सेगमेंट स्टूडेंट्स हमारे पास बाकी है, बाकी हमने सब कुछ कवर कर लिया है। लगभग 265 तक, 265 तक हमारा सीआरपीसी ऑलमोस्ट डन हो चुका है। एंड नॉट जस्ट 265, हमने आगे के प्रोविजंस भी कर लिए हैं, चाहे वो आपके ट्रांसफर ऑफ द केसेस से रिलेटेड हो, सबमिशन ऑफ द डेथ सेंटेंस से रिलेटेड हो, या हमारे जनरल प्रोविजंस हो 300 से लेके 327 तक। अब हमारे पास स्टूडेंट्स हार्डली 15 लेक्चर्स बाकी हैं। तो मैं कहूं तो मेजर पोर्शन हमने कर लिया। अगले मेजर पोर्शन में आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है वो रहता है, एक तो अपील का पॉइंट, दूसरा एग्जीक्यूशन, सस्पेंशन, रेमिशन का पॉइंट, एंड आई गेस यस रेफरेंस एंड रिविजन का पॉइंट भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्लियर है ये चीज? तो ये कुछ आपके 7-8 चैप्टर्स या मैं कहूँ लेक्चर्स रहने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे। एंड फाइनली मैं आपके लिए लास्ट में 2 और सेशंस कंडक्ट करूंगी, जहां पे एक सेशन एक्सक्लूसिवली होगा टाइम ड्यूरेशन जो हमारे पूरे सीआरपीसी में दे रखा है। क्लियर? और एक सेशन रहने वाला है कंप्लीट अमेंडमेंट से रिलेटेड। ओके, तो अब सुनिए, चैप्टर नंबर 17 में 200 से लेके 224 तक हमारे पास में कितने सेक्शंस दे रखे? 14 सेक्शंस दे रखे, बराबर है, 14 ही होते हैं। अब इन 14 सेक्शंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक है 211 से लेके 217 तक, दूसरा है 218 से लेके 224 तक। क्लियर? 7-7 सेक्शंस का यहाँ पे जोड़ा बना रखा है। 211 से लेके 217 में स्टूडेंट्स हमें ये देखना है कि चार्ज फ्रेम कैसे होता है, दैट इज फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, चार्ज को फ्रेम कैसे किया जाएगा। 218 से लेके 224 में हम पढ़ेंगे जॉइंडर ऑफ चार्ज। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? जॉइंडर ऑफ चार्ज पढ़ेंगे। देखो स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है, एक पर्सन अगर ऑफेंस कमिट करता है, एक पर्सन अगर ऑफेंस कमिट करता है तो हो सकता है कि एक नहीं 2, 3, 4 ऑफेंसेस साथ में कमिट करे। तो जब इतने सारे ऑफेंसेस साथ में कमिट कर रहे हैं तो उन चार्जेस को हम ज्वाइन कैसे करेंगे? हम उन चार्जेस को ज्वाइन कैसे करेंगे, कैसे पनिशमेंट डिसाइड करेंगे? तो यहां हमें 218 से लेके 224 में दे रखा है। सिर्फ ज्वाइंडर ऑफ चार्ज ही नहीं होता है, या सिर्फ ज्वाइंडर ऑफ ऑफेंसेस ही नहीं होता है, ज्वाइंडर ऑफ ऑफेंडर्स भी होता है। ये देखो हमारा चैप्टर नंबर 17 किसमें डिवाइडेड है? फर्स्ट पार्ट 211 से 217 फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, सेकंड पार्ट 218 से लेके 224 ज्वाइंडर ऑफ चार्ज। अब ज्वाइंडर ऑफ चार्ज में भी कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस डील करते हैं कि मैम ये सारे ऑफेंसेस किए हमने, 4 तरीके के ऑफेंस किए, अब इन सबको हमें जोड़ना है। We have to join the several offenses committed by a one particular person. बराबर? तो ये डील होगा 218, 219, 220 एंड 221 के अंतर्गत। लेकिन मान लीजिए बहुत सारे ऑफेंडर्स ने ऑफेंसेस किए हैं, 4-5 लोगों ने एक साथ ऑफेंस किया है, मतलब वहां पे क्या था? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। मैं कह सकती हूँ कि को ऑफेंडर्स हैं वहां पे, को अक्यूज है वहां पे। तो उस मामले में उन सारे ऑफेंडर्स को एक साथ कैसे ट्राई करेंगे? दैट इज गिवन अंडर 223। कहां दे रखा है? 223 दे रखा है। अब देखो 220 में एक्सक्लूसिवली दे रखा है ट्रायल फॉर मोर देन वन ऑफेंस। एंड अगर मैं सेक्शन देखूं 222 तो उन्होंने बोला व्हेन ऑफेंस प्रोवाइडेड इंक्लूडेड इन ऑफेंस चार्ज, तो 222 को हम बाद में करेंगे। 223 says what persons may be charged jointly। कौन कौन से पर्सन्स को हम एक साथ एक ही ट्रायल में जॉइंटली ट्राई कर सकते हैं, दैट इज गिवन अंडर सेक्शन नंबर 223। मैं आपको वापस लिख के बता दूं स्टूडेंट, सेक्शन नंबर 220, 221, 222 एंड 223 आपके कतई इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस है। भर भर के इन सेक्शंस में कंसेप्ट दे रखा है, इसको हम कल के सेशन में डील करेंगे। लेकिन आज के सेशन में भी ऐसा नहीं है कि कंसेप्ट नहीं दे रखा है। स्पेसिफिकली 211 में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें बहुत अच्छे से याद होनी जरूरी है। तो जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज फॉर्म ऑफ चार्ज, पॉइंट ए। अच्छा, फॉर्म ऑफ चार्ज, चार्ज का फॉर्म कहां मिलेगा आपको? एक्चुअली इसका फॉर्मेट कहूं या जो फॉर्म नंबर है वो कौन सा है? इट इज फॉर्म नंबर 32। फॉर्म नंबर 32 जाके स्केड्यूल्स में देखना स्टूडेंट्स, एक बार नजर मारना कि चार्ज जब क्रिएट होता है तो उसका फॉर्म कैसा था, कैसा फॉर्मेट होता है।
क्लियर है ये चीज? तो फर्स्ट पार्ट दैट इज फॉर्म ऑफ चार्ज 211 से लेके 217 को मैंने इस तरीके से डिवाइड किया, जिसमें आपको इसको दो पार्ट्स में पढ़ना है। पहले हम पढ़ेंगे 211 में कि चार्ज में कंटेंट क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें हमें ऐड करनी है। 212 ने बोला मैम कुछ पर्टिकुलर्स तो आपको ऐड करने ही करने हैं। पर्टिकुलर्स एज टू व्हाट? पर्टिकुलर्स एज टू टाइम, एज टू प्लेस, एज टू पर्सन। ऑफेंस कहाँ, कब, किसके द्वारा हुआ है, ये कुछ पर्टिकुलर्स हमको मेंशन करने ही करने पड़ेंगे मैम। ओके, देन 213 में ये बोला कि हमको वो मैनर स्टेट करना है जिस मैनर में ऑफेंस कमिट हुआ। स्टेट द मैनर ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस, किस प्रकार से, कैसी प्रवृत्ति का ऑफेंस किया है, क्या क्या हथकंडे अपना के हमने किसी ऑफेंस को किया है, दैट हैज टू बी स्टेटेड अंडर 213। एंड 214 क्या बोलता है? वर्ड एंड चार्ज इन सेंस ऑफ लॉ। अगर कोई चार्ज आप लगा रहे हैं तो उसका इंटरप्रिटेशन आपको उसी प्रकार से करना है जैसा कि लॉ में उसका इंटरप्रिटेशन दे रखा है। उसके अलावा आप अपने हिसाब से मैम कुछ भी इंटरप्रिटेशन मत कर लीजिएगा। दैट इज गिवन अंडर 214। उसके बाद स्टूडेंट्स, जब हम चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज से रिलेटेड आपको दो चीजें जाननी है। चार्ज में एरर हो सकता है। क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? एरर हो सकता है, त्रुटि हो सकती है। पता चला कि ये ऑफेंस मर्डर का नहीं, ये ऑफेंस तो कल्पेबल होमिसाइड का होना चाहिए था। कल्पेबल होमिसाइड मींस कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो अगर आपको कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का चार्ज फ्रेम करना था, लेकिन आपने किसका चार्ज फ्रेम कर दिया? मर्डर का चार्ज फ्रेम कर दिया। सो व्हाट इज देयर? देयर इज अ एरर ऑफ चार्ज, त्रुटि हो गई है। या हो सकता है कि ओमिशन हो गया है। ओमिशन का मतलब क्या? आपने कोई चार्ज लगाया नहीं जबकि आपको लगाना चाहिए था, ओमिट कर दिया। उसका इफेक्ट क्या होगा? उसका भी कोई इफेक्ट होगा ना। क्या ऐसा तो नहीं अक्यूज पर्सन को कुछ फायदा मिल जाएगा उसका, या अक्यूज पर्सन को कोई नुकसान हो जाएगा? तो उसके लिए हमें पढ़ना है 215 पढ़ेंगे बराबर। चार्ज का अगर एरर होता है तो हमें उस एरर का इफेक्ट पढ़ना पड़ेगा। और मैंने आपको बोला कि चार्ज का एरर जज साहब के द्वारा कमिट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वहीं पर जज साहब के पास एक ऑप्शन है कि चार्ज का ऑल्टरेशन कर सकते हैं, बदली कर सकते हैं कि नहीं मर्डर का चार्ज नहीं लगना चाहिए था, कल्पेबल होमिसाइड का चार्ज लगना चाहिए था, मतलब हम ऑल्टरेशन कर सकते हैं। एंड दूसरा, इफ योर जज वांट्स तो वो चार्ज में कुछ और ऐड कर सकते हैं। मतलब अगर लग रहा है कि 3 नहीं या 4 5 6 ऑफेंसेस हुए तो कुछ और चार्जेस ऐड किए जा सकते हैं। जब अक्यूज कोर्ट में आया तो उसने जज साहब को या वकील साहब को भी थप्पड़ मार दिया, या अक्यूज ने फिर से विक्टिम को हार्म करने की कोशिश की, तो कुछ एडिशनल चार्जेस और ऐड किए जा सकते हैं। वो कहाँ है? 216 एंड 217 में। 216 में हमने जज को पावर दिया, कोर्ट को पावर दिया कि आप चाहें तो इन चार्जेस को ऑल्टर कर सकते हैं, उनमें फेरफार कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, एंड अगर आप चाहें तो और एडिशनल चार्जेस भी ऐड कर सकते हैं। ये कहाँ है? 216। एंड उसका इफेक्ट क्या होगा? अगर कोई चार्जेस ऐड हुए या ऑल्टर हुआ है तो उसका इफेक्ट क्या होगा? 217। जज साहब के पास पावर है कि वो वापस से विटनेसेस को रिकॉल कर सकते हैं, री एग्जामिन कर सकते हैं, या फिर चाहे तो नए विटनेसेस को भी बुला सकते हैं। सो हमेशा ध्यान रखना है 215 हमें अकेले पढ़ना है। दैट इज अगर कोई चार्ज में एरर हुआ है या ओमिशन हुआ है तो उसका इफेक्ट क्या होगा। वो कहता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि अक्यूज मिसलीड ना हो जाए और उसकी वजह से जस्टिस पर फर्क ना पड़ जाए। मतलब प्रॉपर जस्टिस अगर न्याय ना कर पाए हम क्योंकि अक्यूज मिसलेड हो गया है एरर या ओमिशन ऑफ द चार्ज की वजह से, तब तो उस ओमिशन को हम कंसिडर करेंगे, अदरवाइज हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। एंड नेक्स्ट हमें पढ़ना है ऑल्टरेशन एंड एडिशन। क्लियर है ये चीज? तो जब हम चार्ज फ्रेम कर रहे हैं तो ये सारी चीजें तो हमें ऐड करनी है और इंटरप्रिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है, और ये दोनों चीजें हमें अलग पढ़नी है। दैट इज एरर ऑफ इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ एरर, एंड सेकेंड इज ऑल्टरेशन और एडिशन ऑफ अ न्यू चार्ज। क्लियर? सो पहले डील करेंगे हम अपना फर्स्ट सेगमेंट, दैट इज 211। चार्ज का कंटेंट क्या होगा? चार्ज का कंटेंट क्या होगा? एक चार्ज में क्या क्या चीजें ऐड होनी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि अगर आपका ऑफेंस कोई कमिट किया गया है तो स्टेट कीजिए भाई कौन सा ऑफेंस एक पर्सन ने कमिट किया है। सो मैं 211 को साथ में पढ़ते हुए जाऊंगी स्टूडेंट्स। काफी सारी चीजें मैंने यहाँ शॉर्ट पॉइंट्स में लिखा हुआ है। Every charge under this code shall state the offense with which the accused is charged. अगर मेरे ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं किसके? मर्डर के, तो आपको वो ऑफेंस स्टेट करना पड़ेगा, मतलब नाम लिखना पड़ेगा आपको उस ऑफेंस का, दैट द फलाना फलाना पर्सन इज चार्ज फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर। ठीक है, क्लियर है? स्टेट द ऑफेंस। सेकंड नेम बोला है, सेकंड पॉइंट इन्होंने बोला है दैट स्पेसिफिक नेम। अगर लॉ में उस ऑफेंस का स्पेसिफिक नेम दे रखा है
तो स्पेसिफिक ऑफेंस को आप वहां पे लिख दीजिए उसका नाम। दैट इज टू से अगर मर्डर का, रेप का डेफिनेशन दे रखा है ना, तो डेफिनेशन दे रखा है प्लस उसका नाम दे रखा है, उस ऑफेंस को हमने क्या किया, वर्णित कर रखा है, वर्णित करने के बाद उसको नाम भी दे रखा है, तो आपको उस ऑफेंस का नाम लिखना पड़ेगा। If the law which creates the offense gives it a specific name, the offense may be described in the charge by that name only. फिर हमें वो पूरी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, वहां पे उस ऑफेंस का नाम लिख देंगे। दैट इज इट, क्लियर है? ओके चलिए आगे चलेंगे, जहां पे हमें ये पढ़ना है कि अगर कोई उस ऑफेंस का नाम नहीं दे रखा है, क्या नहीं दे रखा है, ऑफेंस का नाम नहीं दे रखा है, देन इन दैट केस हमें उस ऑफेंस की पूरी स्टेटमेंट, पूरी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल 153B ऑफ आईपीसी क्या बोलता है, इंप्यूटेशन असर्शन प्रीजुडिशियल टू नेशनल इंटीग्रेशन। अगर आपने नेशनल इंटीग्रेशन के अगेंस्ट ऐसा कोई भी असर्शन किया या ऐसा कोई भी इंप्यूटेशन किया जो कि हमारे नेशनल इंटीग्रेशन के लिए क्या है, घातक है, नुकसानदायक है, तो उस मामले में 153B में आपको ऑफेंस के लिए पनिशमेंट मिलने वाली है। पर इसका डेफिनेशन कहीं नहीं दे रखा, तो हमको ये पूरा स्टेटमेंट प्रॉपरली स्टेट करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट इज गिवन अंडर 211 सबसेक्शन 3। इट सेज if the law which creates the offense does not give it a specific name, so much of definition of the offense must be stated। हमें उतनी offense की definition वहां state करनी पड़ेगी as to give the accused notice of the matter with which he is charged। जिस ऑफेंस के लिए हम उसे चार्ज करना चाहते हैं, अगर लॉ में उसका डेफिनेशन, प्रॉपर नेम नहीं दे रखा लेकिन डेफिनेशन दे रखी है, तो हमें डेफिनेशन का उतना हिस्सा उस चार्ज में मेंशन करना पड़ेगा जिससे कि अक्यूज को एक्चुअली पता चल जाए कि किस ऑफेंस के लिए उस पर्सन को चार्ज किया गया है। दैट इज योर सबसेक्शन 3। हमें लॉ मेंशन करना पड़ेगा और वो सेक्शन मेंशन करना पड़ेगा जिसके अंतर्गत ऑफेंस किया गया है। दैट इज टू से अगर यहाँ पे आईपीसी के अंतर्गत रेप किया गया है तो वी हैव टू मेंशन इंडियन पीनल कोड सेक्शन नंबर 376, ए हो सकता है, ए बी बी सॉरी सी डी ए डी बी एंड ई, बराबर। सो सी इट इज गिवन अंडर सबसेक्शन 4, द लॉ इन द सेक्शन ऑफ द लॉ against which the offense is said to have been committed shall be mentioned in the charge। नेक्स्ट बोला है कुछ लीगल कंडीशंस जो फुलफिल होनी जरूरी थी उस ऑफेंस को कमिट करने के लिए, वो आपको मेंशन करनी है। सबसेक्शन 5 कहता है द फैक्ट दैट द चार्ज इज मेड इज इक्विवेलेंट टू द स्टेटमेंट, equivalent to a statement that every legal condition required by the law to constitute the offense charged was fulfilled in a particular case। So you have to mention, you have to give that statement कि जो जो legal conditions उस particular offense के लिए required थी वो उसने की। फॉर एग्जाम्पल मर्डर के लिए क्या रिक्वायर्ड है, यू हैव दैट इंटेंशन, यू हैव मेंसेरिया, आपने एक्टसेरस भी किया एंड आपको हर सिचुएशन में पता था, यू हैड द नॉलेज दैट इन एवरी सिचुएशन इट इज लाइकली और probable that in all situations the offense will be committed or the death of the person will be committed। जो भी आपके सारे एलिमेंट्स वहां दे रखे हैं वो सारे अगर आप मेंशन करते हैं कि ये एसेंशियलिटीज है ये ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए और ये एसेंशियलिटीज इस ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करते वक्त ऑफेंडर के द्वारा की गई है, यू हैव टू मेंशन ऑल दोस थिंग्स ऑल्सो। क्लियर? तभी तो हमें ये पता चलेगा, क्योंकि कई बार मान लो अगर आपने एसेंशियल एलिमेंट डाले नहीं, पता चला वो पर्सन तो अनसाउंड माइंड का था, अनसाउंड माइंड पर्सन ने ऑफेंस किया तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ऑफेंस। आईपीसी में ऑफेंस होने के लिए, लॉ ऑफ क्राइम में ऑफेंस होने के लिए व्हाट इज रिक्वायर्ड, मेंस रे एंड एक्टसेरस इज रिक्वायर्ड। सो यू हैव टू मेंशन दोस लीगल कंडीशन जिसके वजह से या जिसकी उपस्थिति की होने के वजह से वो ऑफेंस होता है और वहां पर हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज ये चार्ज किस में लिखा जाएगा, इट विल बी रिटन इन दी लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। रीड विद सेक्शन 272 लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, जब मैंने लास्ट टाइम प्ली बार्गेनिंग की बात की, किसकी बात की थी, प्ली बार्गेनिंग की बात की, तो हमने ये देखा था लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्ड क्या होगा एंड लैंग्वेज ऑफ कोर्ट क्या होगा। सॉरी, हमने इसकी बात की थी, समरी ट्रायल की बात की, तब हमने बोला लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्ड क्या होगा एंड लैंग्वेज ऑफ कोर्ट क्या होने वाला है। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट, The charge shall be written in the language of the court, subsection 6। अब subsection 7 ये बोल रहा है कि कोर्ट को ये देखना पड़ेगा कि अगर प्रीवियस कन्विक्शन उस पर्सन का हो रखा है और वो एनहांस्ड पनिशमेंट के लिए एंटाइटल्ड है, तो आपको प्रीवियस कन्विक्शन से रिलेटेड उसकी डेट और उसका प्लेस मेंशन करना पड़ेगा कि पिछला ऑफेंस कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। So subsection 7 says if the accused having been previously convicted of any offense
is liable by reason of such previous conviction to the enhanced punishment. अब क्या है, वो enhanced punishment के लिए entitled है, क्योंकि पिछली बार offense किया, इस बार offense के लिए वापस से आपने वही ऑफेंस किया है, पर आपको पनिशमेंट कैसी मिलेगी, एनहांस्ड, मतलब थोड़ी बड़ी हुई एडिशनल पनिशमेंट मिलने वाली है. और punishment of different kind for a subsequent offense, and it is intended to prove such previous conviction for the purpose of effecting the punishment which the court may think fit to award to the subsequent offense. The fact, the date, and the place of the previous conviction shall be stated in the charge, and if such statement has been omitted, the court may add it later, may add it at any time before the sentence is passed. अगर आपने previous conviction को add करने में omit कर दिया, तो बाद में भी कोर्ट इसको क्या कर सकता है, ऐड कर सकता है. कब, एनी टाइम बट बिफोर प्रोनाउंसमेंट ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस प्रोनाउंसमेंट से पहले इस चीज को ऐड किया जा सकता है प्रीवियस कन्विक्शन को. क्लियर है? ओके, चलिए हम लोग आज इसका इलस्ट्रेशन ए पढ़ेंगे. इट सेज ए इज चार्ज विद द मर्डर ऑफ बी. ए ने बी का मर्डर किया तो मर्डर के लिए चार्ज है. दिस इज इक्विवेलेंट टू द स्टेटमेंट. अब अगर यहाँ पे हम खाली ये स्टेटमेंट भी नहीं लिखते कि ए को बी के मर्डर के लिए या हत्या के लिए यहाँ पर आरोप डाला जाता है या उसके अगेंस्ट ऐसा एलिगेशन लगाया जा रहा है, अगर ये नहीं भी लिखते तो भी जो आगे का स्टेटमेंट दे रखा है वो अगर हम लिखते हैं तो वो इक्विवेलेंट माना जाएगा, मतलब बराबर ही माना जाएगा, सेम ही माना जाएगा दोनों को. दैट एज एक्ट fell within the definition of murder under section 299 and 300 of IPC, that it did not fall within the general exceptions of the said code, and that it did not fall within any of the 5 exceptions of section 300, or that it did fall with the exception one or the other of the 3 provisos to that exceptions applied to it. तो या तो हम ये चीज लिखें कि ए इज चार्ज विद द मर्डर ऑफ बी, या फिर जो आगे की पूरी हमने अभी राम कथा गाई है, या फिर वो लिखते हैं. दैट इज इक्वल स्टेटमेंट है, दोनों में से आप कोई भी चीज लिख सकते हो. ओके, क्लियर है? इलस्ट्रेशन बी बोलता है ए इज चार्ज विद सेक्शन 326 ऑफ आईपीसी. ओके, जो बात करता है वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट टू बी बाय मींस ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ शूटिंग. ये एक स्टेटमेंट है. दूसरा बोला दिस इज इक्विवेलेंट टू द स्टेटमेंट दैट द case was not provided by the section 355 of the said code and the general exception did not apply to it. देखो, जहां जनरल एक्सेप्शन अप्लाई नहीं करते, मतलब कि पर्सन को यहाँ पे जनरल एक्सेप्शन का कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, पर्सन ने ऑफेंस किया ही किया है. क्लियर है ये चीज? ओके, सो नाउ वी विल मूव ऑन टू जी कि जब हमने चार्ज के कंटेंट ऐड कर दिए कि क्या क्या हमें उसमें लिखना है, तो अब कुछ पर्टिकुलर्स और है जो हमारे चार्ज में होने चाहिए, तो 212 ये कहता है कि हर चार्ज में वो टाइम बताना है आपने और वो प्लेस बताना है जहां पे वो ऑफेंस हुआ है, एंड अगर ऑफेंस हुआ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का या डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन का, तो आपको ये बताना है कि कौन से पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ या उस कौन सी चीज का मिस एप्रोप्रिएशन हुआ, और हमको वो डेट बतानी है जब से ऐसा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट स्टार्ट हुआ या फिर मिस एप्रोप्रिएशन स्टार्ट हुआ है. ओके, एंड जब हमारा क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन स्टार्ट हुआ या फिर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट स्टार्ट हुआ है और जब तक वो खत्म हुआ है, उन दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड है वो 1 ईयर से एक्सीड नहीं करना चाहिए. वो क्या नहीं होना चाहिए? वो 1 ईयर से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए. तो इसके लिए हम पढ़ेंगे 212 का सब सेक्शन 1 जो कहता है चार्ज शैल कंटेन सच पर्टिकुलर्स एज टू द टाइम एंड प्लेस ऑफ द एलिज्ड ऑफेंस, कहां पे और कब ये ऑफेंस हुआ, एंड द पर्सन अगेंस्ट हुम और थिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इट वॉज कमिटेड. 2 चीजें और है मैम, उस पर्सन का भी नाम बताएंगे और वो चीज भी बताएंगे जिसके विरुद्ध ऑफेंस हुआ. अगर मेरे अगेंस्ट किसी ने ऑफेंस किया है तो विक्टिम का नाम, दैट इज मेरा नाम वहां बताया जाएगा किसके अगेंस्ट ये ऑफेंस किया गया है, एंड एज आर रीजनेबली सफिशिएंट टू गिव द अक्यूज नोटिस ऑफ द मैटर विद विच ही इज चार्ज. देखो, ये सारी चीजें हमें मेंशन करनी पड़ेगी ताकि हम अक्यूज को बता सकें, हेलो मिस्टर, यू आर बीइंग ट्राइड फॉर दीज ऑल ऑफेंसेस और ऑल ऑफ दीज चार्जेस. उसको पता होना चाहिए कि आप किन सारे ऑफेंसेस के लिए उसको चार्ज कर रहे हो. ओके, सबसेक्शन 2 सेज व्हेन द अक्यूज इज चार्ज. ये वाला पॉइंट पढ़ रही हूँ स्टूडेंट्स में, ध्यान रखना, प्रिलिमिनरी में पूछा जा सकता है. अगर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन का ऑफेंस हुआ है तो क्या सारे हमारे पर्टिकुलर्स होने चाहिए चार्ज से रिलेटेड. When the accused is charged with a criminal breach of trust or the dishonest misappropriation of money or other movable property, it shall be sufficient
टू स्पेसिफाई द ग्रॉस सम। आप ग्रॉस सम बता दीजिए कितना अमाउंट, क्या वैल्यू थी एक्चुअली उस प्रॉपर्टी की, और डिस्क्राइब द मूवेबल प्रॉपर्टी, या फिर हम क्या करेंगे वो मूवेबल प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, ठीक है, इन विच द ऑफेंस इज एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड एंड द डेट्स बिटवीन विच द ऑफेंस इज एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड विदाउट स्पेसिफाइंग द पर्टिकुलर आइटम्स और द एग्जैक्ट डेट। हमें प्रॉपर उसका आइटम और डेट मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल हमें कुछ अंदाजन जो डेट्स हैं वो जरूर मेंशन करनी पड़ेगी। And the charge show frame shall be deemed to be the charge of one offense within the meaning of section 219, provided that the time included between the first and the last of such date shall not exceed 1 year। एक साल से ज्यादा का वो टाइम पीरियड एक्सीड नहीं होना चाहिए। जो आप डेट काउंट करेंगे कि हमारा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कब से शुरू हुआ, कब हमारा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आके खत्म हुआ, उन दोनों का, दैट इज टू से फर्स्ट डेट एंड द लास्ट डेट का टाइम पीरियड क्या नहीं होना चाहिए, 1 ईयर से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। ये टाइम पीरियड आपको मेंशन करना पड़ेगा किसमें, पर्टिकुलर्स ऑफ चार्ज में, ठीक है, क्लियर है। हमने जब पर्टिकुलर्स एंड कंटेंट पढ़ लिया तो अब 213 में चलेंगे, जो बोलता है कि किस प्रकार से ऑफेंस हुआ है ये हमें मेंशन करना पड़ेगा। व्हेन मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस मस्ट बी स्टेटेड। क्या हर सिचुएशन में स्टूडेंट्स हमें ये मैनर एक्सप्लेन करना पड़ेगा चार्ज में कि इस प्रकार से ऑफेंस हुआ, ये स्टेजेस हुए थे उस ऑफेंस में, ये पूरी चेन या प्रक्रिया थी उस ऑफेंस को कमिट करने की? डू वी हैव टू मेंशन इट इन एवरी सिचुएशन? आंसर इज नो। आगे सुनो यहाँ क्या लिखा है। When the nature of the case is such that the particulars mentioned under 211 and 212 do not give accused sufficient notice of the matter with which he is charged। अगर सेक्शन नंबर 211 और 212 में ये सारी चीजें ऐड करने के बाद भी अक्यूज को हम इस चीज का नोटिस नहीं दे पा रहे हैं कि भाई एग्जैक्टली तुमको किस ऑफेंस के लिए ट्राई किया जा रहा है, तो ही हम 213 में उसको ऑफेंस का मैनर बताएंगे कि भाई इस तरीके से तुमने ऑफेंस कमिट किया था, उस ऑफेंस के लिए तुमको ट्राई किया जा रहा है। 211 और 212 में इतनी राम कथा लिखने के बावजूद, पर्टिकुलर्स और कंटेंट्स लिखने के बावजूद भी जब हम कोर्ट अक्यूज के पास ये नोटिस दे रहे हैं कि यू आर बीइंग ट्राइड फॉर दिस ऑफेंस, उसको नहीं समझ आ रहा है कि कौन सा ऑफेंस उसने कमिट किया है, तो 213 में हम उस पर्सन के सामने क्या करने वाले हैं, पर्सन के सामने इन द सेंस जब हम चार्ज फ्रेम कर रहे हैं तो ये चीज उसमें ऐड करेंगे दैट दिस वाज द मैनर इन विच यू हैव कमिटेड दैट फलाना ऑफेंस। याद आ रहा है तुमको? इस तरीके से 213 में हमको चीजें मेंशन करनी। द चार्ज शैल आल्सो कंटेन द पर्टिकुलर्स, okay, the charge shall also contain the particulars of the manner in which the alleged offense was committed as will be sufficient for the purpose। चलो इसका इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन से चीजें और क्लियर हो जाएगी। इलस्ट्रेशन A is accused of the theft of a certain article at a certain time and place। भाई तुमने चोरी की थी फलानी जगह पे इतने समय पे। The charge need not set out the manner in which the theft was committed। क्यों? क्योंकि theft क्या है, ऑफेंस डिफाइंड है, प्रॉपर ऑफेंस डिफाइंड है, प्रॉपर ऑफेंस का नाम है। अगर कहीं पर चोरी हुई तो उसको बता दिया तुमने वहां उस दिन उस जगह पे चोरी की थी, तो इसमें हमें उसका मैनर बताने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर इलस्ट्रेशन बी। ए इज अक्यूज्ड ऑफ चीटिंग बी एट अ गिवन टाइम एंड प्लेस। द चार्ज मस्ट सेट आउट द मैनर इन विच ए चीटेड बी। अब चीटिंग ऐसा चीज है स्टूडेंट्स जो बहुत तरीके से कमिट की जा सकती है ना, चीटिंग बहुत तरीके से कमिट की जा सकती है। कोई जो लड़का है वो लड़की पे चीट कर रहा है ना, कोई पर्सन है वो बैंक के ऊपर चीट करके उसने कोई फ्रॉड या फिर ना कह सकते हो कि फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स दे दिए जिससे कि उसने और ज्यादा लोन का अमाउंट उठा लिया है। तो चीटिंग कैन बी डन बाय एन नंबर्स एन वेज, बहुत सारे ऐसे तरीके जिससे चीटिंग को कमिट किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमें मैनर बताना पड़ेगा कि कौन से मैनर में आपने वो ऑफेंस किया है। Illustration C. A is accused of giving false evidence at the time and a place. The charge must set out the portion of the evidence given by the A which is alleged to be false। क्या चार्ज लगा है ए के अगेंस्ट कि भाई आपने झूठे साक्ष्य दिए हैं, पर कब कहां कैसे किस चीज से रिलेटेड झूठे साक्ष्य दिए ये आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मतलब ऑफेंस का मैनर उस पर्सन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो बेसिकली स्टूडेंट्स 213 में सही भाषा में बोलूं तो इट डिपेंड्स अपॉन द ऑफेंस, द नेचर ऑफ द ऑफेंस। क्या ऑफेंस ऐसा है कि बिना उसका एक्सप्लेनेशन दिए भी हम पर्सन को बता सकते हैं ये ऑफेंस तुमने किया है, बिना उस ऑफेंस का मैनर बताए हुए भी अगर हम उस पर्सन को बता सकते हैं दैट यू हैव कमिटेड दिस ऑफेंस, देन दैट इज सफिशिएंट। लेकिन अगर हम उसका
सिर्फ नाम, ऑफेंस का नाम, ऑफेंस की जगह, ऑफेंस का डेट बताकर अक्यूज पर्सन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो हमें मैनर बताना पड़ेगा। अगर कोई पर्सन ने मर्डर कमिट किया है तो सीधा बोलेंगे आपको मर्डर के लिए जो है एलिगेशन है आपके अगेंस्ट, इस डेट पे इस प्लेस पे आपने मर्डर किया था। तो क्या मैनर बताने की जरूरत है? नहीं मैनर बताने की जरूरत है, बिकॉज दैट इज अ स्पेसिफाइड ऑफेंस एंड वो इतना बड़ा ऑफेंस है कि उसका कोई तरीका अलग नहीं हो सकता है। मर्डर कमिट किया था, इतना बड़ा ऑफेंस है कि पर्सन को याद रहेगा कि हाँ जी उसने मर्डर कमिट किया। ओके, क्लियर है? Now coming to 214, that is sense of law attached to the offense. अगर कोई पर्टिकुलर ऑफेंस से रिलेटेड कोई लॉ का मीनिंग अटैच्ड है तो हमें उसी मीनिंग में उसको इंटरप्रेट करना है, कुछ उल्टा मतलब नहीं निकालना है। 214 सेज वर्ड्स इन चार्ज। कौन से वर्ड्स? जो कि हमने चार्ज में लिखे हुए हैं, जो वर्ड्स हमने चार्ज में लिखे हैं स्टूडेंट्स, टेकन इन सेंस ऑफ लॉ, charge taken in sense of law under which the offense is punishable. In every charge, हर चार्ज में जो वर्ड्स यूज किए गए हैं, वर्ड्स यूज्ड इन डिस्क्राइबिंग एन ऑफेंस shall be deemed to have been used in the same sense attached to them respectively by the law under which the offense is punishable. अगर स्टूडेंट्स हमने चार्ज फ्रेम करते हुए कोई पर्टिकुलर वर्ड यूज किया है तो उस वर्ड को हमें उसी सेंस में समझना है जिस सेंस में उस ऑफेंस को पनिशेबल किया गया है उस पर्टिकुलर लॉ में। फॉर एग्जाम्पल, अगर वर्ड यूज किया गया है नॉलेज, वर्ड क्या यूज किया गया है? नॉलेज यूज किया गया है उस चार्ज वर्ड में, और मतलब उस चार्ज को फ्रेम करते हुए हमने क्या वर्ड यूज किया? नॉलेज वर्ड यूज किया। तो इस नॉलेज वर्ड को हमें लॉ के रिस्पेक्ट में उसी सेंस में समझना है जिस सेंस में उस ऑफेंस को डिफाइन करते वक्त या पनिश करते वक्त वहां पर उस ऑफेंस के लिए यूज किया गया है। क्लियर ये चीज? ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द एरर, दैट इज इफेक्ट ऑफ एरर एंड ऑल्टरेशन। अगर हम किसी ऑफेंस का क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एरर हो जाता है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, एंड अगर ऑल्टरेशन करना चाहे कोर्ट या फिर कुछ एडिशन करना चाहे तो इज इट अलाउड? आंसर इज यस, इट इज अलाउड। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे? पहले हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ एरर। अब एरर भी हो सकता है, मतलब हमें ए चार्ज ऐड करना था, हमने बी चार्ज ऐड कर दिया। क्या करना था? ए चार्ज से एक पर्सन को हमें ट्राई करना था, हमने बी चार्ज उसके अगेंस्ट लगा दिया। तो क्या हमारी प्रोसीडिंग विशिएट हो जाएगी? आंसर इज नो। हमारी प्रोसीडिंग फिर भी परफेक्ट रहेगी, वैलिड रहेगी, तब तक वैलिड रहेगी जब तक ये महसूस ना हो जाए कि वो जो एरर और ओमिशन था वो इतना मटेरियल था, इतना इंपॉर्टेंट था कि उसकी वजह से, उस एरर या ओमिशन की वजह से अक्यूज मिसलीड हुआ एंड जस्टिस का फेलियर हो गया। क्या हो गया? जस्टिस का फेलियर हो गया। अगर ये दोनों चीजें नहीं हो रही है, ये दोनों ही चीजें क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? नहीं हो रही है। अगर आपने एरर का ओमिशन किया लेकिन उससे अक्यूज क्या नहीं हुआ? मिसलीड नहीं हुआ, जस्टिस का फेलियर नहीं हुआ है, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। there is going to be no material effect of the error in charge or omission of the charge. Okay, 215 को एक बार पढ़ेंगे। Effect of error: no charge in stating the offense or the particulars required to be stated in the charge, and no omission टू स्टेट दी ऑफेंस और दोज पर्टिकुलर्स। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर्स आपको मेंशन करने थे या कोई ऑफेंस आपको स्टेट करना था लेकिन आपने उसमें एरर कर दी, या फिर कोई ऑफेंस आपको स्टेट करना था या उस ऑफेंस से रिलेटेड आपको पर्टिकुलर्स मेंशन करने थे लेकिन आपने ओमिशन कर दिया, मतलब नहीं किया, एड ऑन ही नहीं किया है। शैल बी रिगार्डेड, दैट इज नो चार्ज नो ओमिशन, शैल बी रिगार्डेड at any stage of the case as material. Material क्या मतलब? हम उसको important नहीं मानेंगे unless the accused was in fact misled by such error or omission and it has occasioned failure of justice. क्योंकि उस accused को mislead किया गया और उसकी वजह से justice का failure हुआ है तो ही उस error या उस omission से effect cause होगा और हम मानेंगे कि yes ये material effect है, सॉरी ये material error है या material omission है, otherwise not. तो illustration पढ़ेंगे इसका, illustration A पढ़ेंगे। It says A is charged under section 242 of IPC with having been possessed of counterfeit coin, having known at the time when he became possessed thereof that such coin was counterfeit. क्या एलिगेशन लगाया उसके पास? कि उसके अगेंस्ट एलिगेशन लगाया क्या भाई तुम्हारे पास काउंटरफीट कॉइन्स थे, तुमको इस चीज का नॉलेज था कि तुम्हारे पास काउंटरफीट कॉइन्स हैं। ओके, द वर्ड फ्रॉडेंटली बीइंग ओमिटेड इन द चार्ज, यहाँ पे वर्ड क्या नहीं ऐड किया गया? फ्रॉडेंटली वर्ड ऐड नहीं किया गया है।
unless it appears that A was in fact misled by this omission, the error shall not be regarded as material. अगर ये वर्ड फ्रॉडेंटली हमने ऐड नहीं किया स्टूडेंट्स चार्ज में, और इस वर्ड को ऐड ना करने की वजह से अगर अक्यूज मिसलीड नहीं हुआ है, तब तो हम इस एरर की वजह से हमारी प्रोसीडिंग क्या है, विशिएट नहीं होगी, कोई मटेरियल इफेक्ट या मटेरियल कह सकते हैं कि मटेरियल मिस्टेक नहीं मानेंगे। लेकिन अगर उससे अक्यूज मिसलीड हुआ है और उसने उल्टे बयान दे दिए हैं जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि भाई उसके साथ कुछ अन्याय हो रहा है, तब तो हम उसको क्या मानेंगे, मटेरियल एरर या मटेरियल ओमिशन मानेंगे, अदरवाइज नॉट। क्लियर है? क्योंकि फ्रॉडेंटली वर्ड क्यों नेसेसरी है स्टूडेंट? क्योंकि फ्रॉडेंटली वर्ड से उस पर्सन का इंटेंशन दिखता है। क्या दिखता है? उस पर्सन का इंटेंशन दिखता है। एंड इफ द वर्ड फ्रॉडेंटली इज नॉट मेंशन्ड ओवर देयर, तो बहुत फर्क पड़ेगा इससे कि हम अक्यूज का इंटेंशन जान पाएंगे, क्या उसने फ्रॉडेंटली किया या नहीं किया। क्लियर है पॉइंट? ओके, चलिए। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट सेगमेंट। अब देखो एक और इसका इलस्ट्रेशन ले लेते हैं, ठीक है? इसमें एक और इलस्ट्रेशन ले लेते हैं, एंड इलस्ट्रेशन काफी अच्छा है जिसके लिए हम एक नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। इलस्ट्रेशन डी लेंगे। कौन सा लेंगे? इलस्ट्रेशन डी लेंगे, ठीक है? A is charged with the murder of खोदा बख्श। A के अगेंस्ट किसका ऑफेंस किया गया है कि भाई सॉरी कौन सा ऑफेंस का एलिगेशन लगाया गया है कि आपने खोदा बख्श का क्या किया। देखो ये प्री में आता है सवाल कई बार, है ना? खोदा बख्श का आपने मर्डर किया है, बराबर, ऑन 1 जनवरी 1882। क्लियर? इन फैक्ट द मर्डर्ड पर्सन्स नेम वाज हैदर बख्श, जबकि ट्रू नेम क्या था? ट्रू नेम उस पर्सन का था हैदर बख्श। क्लियर? हैदर बख्श वाज द ट्रू नेम, ये गलत नाम लगा दिया खोदा बख्श। एंड द डेट ऑफ द मर्डर वाज 20th जनवरी। मर्डर का डेट क्या था स्टूडेंट्स? ओरिजिनल डेट 20 जनवरी 1882 था, ठीक है? A was never charged with the murder, but one and had heard the inquiry. A was never charged with any murder, but one and had heard the inquiry before the magistrate, which referred exclusively to the case of हैदर बख्श। तो कहने का मतलब ये है कि एक को कभी भी खोदा बख्श की जो मर्डर था उसके लिए सुनवाई नहीं की गई। जो सुनवाई एक्चुअली उसकी की गई थी वो किसके लिए की गई थी? हैदर बख्श के मर्डर के लिए सुनवाई की गई थी। The court may infer from these facts that A was not misled and the error in the charge was immaterial. Was immaterial. Why? Because you see, inquiry before the magistrate which referred exclusively to the case of हैदर बख्श। जब मैजिस्ट्रेट के सामने इंक्वायरी हो रही थी तब तो एक्सक्लूसिवली हैदर बख्श का ही नाम लिया जा रहा था, हैदर बख्श की ही बात की जा रही थी। तो यहाँ पर ये हम प्रिजम्पशन निकाल सकते हैं कि ए को पता था कि तुम्हारे अगेंस्ट सिर्फ और सिर्फ हैदर बख्श के ही क्या किए जा रहे हैं, हैदर बख्श के मर्डर के ऑफेंसेस के लिए ही तुम्हें ट्राई किया जा रहा है। इसीलिए भले ही तुम पे चार्जेस हमने खोदा बख्श के लगाए थे, भले ही तुम पे चार्जेस खोदा बख्श के लगाए थे, बट इंक्वायरी के दौरान तुमको पता है कि हैदर बख्श की बात चल रही थी, हैदर बख्श के मर्डर के ऑफेंसेस के लिए हमने पूरी इंक्वायरी कंडक्ट की है। देन इन दैट केस अगर हैदर बख्श के मर्डर के लिए ए को कन्विक्ट कर दिया जाता है तो यहाँ पर इवन इफ चार्ज क्रिएट करने में एरर कमिट हुआ है, हम इस एरर को मटेरियल नहीं मानेंगे। क्लियर है पॉइंट? ओके, चलो चलिए सो आगे चलेंगे जहां हमें क्या पढ़ना है स्टूडेंट्स, एरर ऑफ द चार्ज पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे ऑल्ट्रेशन एंड एडिशन ऑफ द चार्ज। तो 216 में हमने कोर्ट को क्या पावर दिया कि कोर्ट के पास पावर है दैट दे कैन ऑल्टर द चार्जेस एंड दे कैन ऐड एनी ऑफ द चार्जेस एट एनी स्टेज इफ दे वांट। लेकिन एनी स्टेज का मतलब ये नहीं है कि जजमेंट प्रोनाउंस करने के बाद भी आप ऐसा कोई चार्ज ऐड कर देंगे या ऑल्टर कर देंगे। यहाँ पर कोर्ट के पास पावर है कि वो कोई चार्ज ऐड कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं कभी भी, बट बिफोर प्रोनाउंसिंग द जजमेंट, बिफोर प्रोनाउंसिंग द जजमेंट, नॉट सेंटेंस। देखो सेंटेंस की हियरिंग अलग होती है एंड जजमेंट को अलग टाइम पे सुनाया जाता है। पहले जजमेंट सुनाया जाता है दैट यस पर्टिकुलर पर्सन ए बी सी डी जो भी है दैट पर्सन इज गिल्टी फॉर द पर्टिकुलर ऑफेंस, एंड उसके बाद अगर उस पर्सन को जैसे कन्विक्ट किया जा रहा है, गिल्टी ठहराया जा रहा है, देन उसके बाद उस पर्सन के सेंटेंस से रिलेटेड हियरिंग होती है जहां पे पार्टीज जनरली क्या करती है, बार्गेनिंग करती है कि सेंटेंस उसका कम कर दिया जाए। ओके, या फिर कोर्ट के सामने आके प्लीड करते हैं कि प्लीज इस पर्सन को पनिशमेंट कम दी जाए। ओके, चलो
नेक्स्ट बोला है कि जब भी ऐसा एडिशन हो रहा है, ऑल्टरेशन हो रहा है स्टूडेंट्स, वी हैव टू, दैट इज टू से मैजिस्ट्रेट हैज टू रीड एंड एक्सप्लेन दोज न्यूली एडेड और ऑल्टर्ड चार्जेस टू द अक्यूज्ड। अक्यूज को बताइए कि ये चार्जेस अब उसके ऊपर लगे हैं। याद आ रहा है स्टूडेंट्स, हम फ्रेमिंग ऑफ चार्ज कहाँ पढ़ते हैं? फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हम ट्रायल के वक्त पढ़ते हैं ना, 228 सबसेक्शन 2 में हम जहाँ पूछ रहे हैं भाई तुम गिल्टी महसूस करते हो या नहीं करते हो, तो 228 में जब चार्ज फ्रेम करें तभी उससे पूछ लेते हैं ना, तभी उस पर्सन से हम पूछ लेते हैं। सो चार्ज हमेशा कहाँ फ्रेम होता है स्टूडेंट्स? ट्रायल के स्टेज पे फ्रेम होता है। एंड चार्जेस आर ऑलवेज फ्रेम्ड बाय होम? इट इज ऑलवेज फ्रेम्ड बाय मैजिस्ट्रेट्स। आपने एफआईआर में देखा होगा कि कुछ पर्टिकुलर चार्जेस तो पुलिस भी लगा के लेके आती है, लेकिन बेटा पुलिस को एक्चुअली नहीं पता है कि ये एग्जैक्ट सही चार्जेस लगाए कि नहीं लगाए। उनको जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन मिलती है उस हिसाब से वो अपने मर्जी के अनुसार जो उनको चार्जेस उचित लगते हैं वो चार्जेस वहां लगा लेते हैं, वो चार्जेस वहां लगा लेते हैं। सो नॉट नेसेसरी कि एफआईआर में मेंशन चार्जेस, चार्जशीट में मेंशन चार्जेस, आपके एक्चुअल जो चार्जेस फ्रेम किए जा रहे हैं मजिस्ट्रेट के द्वारा वो सेम नहीं होते हैं। काफी बार देखने को मिला है प्रोसिक्यूशन वहां पे आर्ग्यूमेंट करता है, डिफेंस वहां आर्ग्यूमेंट करता है, तो उस वजह से चार्जेस यहाँ पे बदले जाते हैं कई बार। सो यू कैन सी कि एफआईआर में अगर कोई चार्जेस लगे लेकिन पता चल रहा है उसमें से 2 ऑफेंसेस के लिए तो पर्सन लायबल ही नहीं है, तो उन चार्जेस को रिमूव किया जा सकता है। एंड फ्रेश चार्जेस कौन हमेशा फ्रेम करता है? इट इज ऑलवेज फ्रेम बाय मैजिस्ट्रेट, क्योंकि जो चार्जेस मैजिस्ट्रेट फ्रेम करेंगे और जिन चार्जेस पे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट होगा उन्हीं चार्जेस से रिलेटेड या तो पर्सन को एक्विट किया जाएगा या कन्विक्ट किया जाएगा। Okay, and a person is never convicted on the charges framed by the or the charges mentioned by the police officers in FIR और charge sheet. Clear? चलिए, तो जब हमने यहाँ पे चार्जेस को अल्टर कर दिया और ऐड कर दिया तो हमें क्या करना है? अक्यूज को रीड ओवर करके बताना है और एक्सप्लेन करने हैं वो सारे चार्जेस। बराबर? आगे देखो, अब सबसेक्शन 3 क्या कहता है? इफ द ऑल्टरेशन और एडिशन टू द चार्ज इज सच that proceeding with the trial is not likely। जो हमने चार्ज को क्या किया है स्टूडेंट्स? ऑल्टर किया है या न्यू चार्ज ऐड किया है, उसकी वजह से हमें लग रहा है कि प्रोसीडिंग जो है इमीडिएटली विद द ट्रायल इज नॉट लाइकली। इमीडिएटली हम उस प्रोसीडिंग में ट्रायल कंडक्ट नहीं कर सकते हैं अगर ऐसा महसूस होता है तो। किसको? कोर्ट को। इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट टू प्रेजुडाइज द अक्यूज इन हिज डिफेंस, कि भाई अगर हमने इमीडिएटली, अब चार्जेस तो चेंज कर दिए हमने, ऑल्टर भी कर दिए चार्जेस को या चार्जेस को ऐड कर दिए हमने, एंड कोर्ट को लग रहा है कि अगर हमने इमीडिएटली ट्रायल कंडक्ट कर दी, इमीडिएटली ट्रायल कंडक्ट कर दी तो अक्यूज को प्रेजुडाइज होगा, मतलब अक्यूज के पार्ट पे कुछ उसको नुकसान हो सकता है। देन इन दैट केस to prejudice the accused in his defense or prosecutor in the conduct of the case, the court may in its discretion, after such alteration an addition has been made, proceed with the trial as if altered or added charges had been the original charges। इस तरीके से वो ट्रायल को प्रोसीड करेंगे जैसे कि ऑल्टर्ड एंड एडेड चार्जेस कैसे थे? ओरिजिनल चार्जेस थे, मतलब डे 1 से यही चार्ज थे। ऐसे तरीके से हमारी प्रोसीडिंग और ट्रायल को आगे कंडक्ट किया जाएगा, क्योंकि हमें ये मेक श्योर करना है कि प्रोसिक्यूटर और अक्यूज क्या जो राइट है डिफेंसेस में आने का या वहां एविडेंसेस देने का, वो राइट हैम्पर ना हो। ओके, सबसेक्शन 4 सेज अगर लग रहा है कि भाई ट्रायल कंडक्ट की जा सकती है, कोई अक्यूज का या प्रोसिक्यूटर का कोई भी राइट यहाँ पे वायलेट नहीं होगा या उनको कोई नुकसान नहीं होगा, उनको कोई यहाँ पे प्रेजुडाइज क्रिएट नहीं होगा, देन इन दैट केस वो वहां पे या तो न्यू ट्रायल स्टार्ट कर देंगे या ट्रायल को एडजॉर्न कर सकते हैं। सबसेक्शन 4 सुनो, यस, इफ द ऑल्टरेशन और एडिशन इन सच दैट प्रोसीडिंग immediately with the trial is likely, कि हाँ भाई कंडक्ट कर सकते हैं। in the opinion of the court to prejudice the accused or the prosecutor as aforesaid, the court may either direct a new trial or adjourn the trial for such period as may necessary। या तो वो बोलेंगे कि भाई नई ट्रायल कंडक्ट कीजिए क्योंकि हमने न्यू चार्जेस ऐड ऑन कर दिए हैं एंड या फिर ऑल्टर कर दिए हैं, या फिर बोलेंगे कि भाई इस ट्रायल को कुछ टाइम तक के लिए हम एडजॉर्न करते हैं। एडजॉर्नमेंट के बारे में कहाँ पढ़ा था? 309, यस और नो? हमने जब जनरल प्रोविजंस पढ़े थे स्टूडेंट्स तब हमने कुछ सेक्शंस पढ़े थे और सेक्शन 309 में हमने किसकी बात की थी? एडजॉर्नमेंट की बात की थी। एडजॉर्नमेंट एज वेल एज पोस्टपोनमेंट के बारे में हमने बात की थी। जनरल रूल क्या है कि डे टू डे हमारी प्रोसीडिंग कंडक्ट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर अगर उचित लगे तो कुछ टाइम पीरियड तक के लिए क्या हो सकता है? एडजॉर्न किया जा सकता है, प्रोसीडिंग को पोस्टपोन किया जा सकता है।
क्लियर है? तो दिस इज योर सबसेक्शन 4 एंड सबसेक्शन 3. डिपेंड करेगा कि क्या ट्रायल लाइकली है कंडक्ट करने के लिए या ट्रायल इज नॉट लाइकली टू बी कंडक्टेड. सबसेक्शन 5 ये बोलता है अगर ऑल्टरेशन और एडिशन, चार्ज का ऑल्टरेशन या एडिशन करने के लिए पहले हमें प्रोसिक्यूटर के सैंक्शन की जरूरत है. किसके सैंक्शन की जरूरत है? प्रोसिक्यूटर के सैंक्शन की जरूरत है. तो तब तक वो चार्ज स्टूडेंट्स ऑल्टर नहीं होगा या ऐड नहीं होगा जब तक कि हम वो सैंक्शन प्रोसिक्यूशन से ऑब्टेन ना कर लें. Subsection 5. If the offense stated in the altered or added charge is one for the prosecution of which previous sanction is necessary, जहां पर क्या जरूरत है? previous sanction की जरूरत है हमें. The case shall not be proceeded with until such sanction is obtained unless the sanction already obtained for the prosecution on the same fact as those on which the altered और एडेड चार्जेस इज फाउंड. बेसिकली प्रोसिक्यूशन के लिए अगर हमको सैंक्शन चाहिए, प्रोसिक्यूशन का सैंक्शन नहीं, ये बोल रहे हैं कि जो हम केस में प्रोसिक्यूशन कर रहे हैं, किसी पर्सन को प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, ट्रायल कर रहे हैं उस पर्सन का, तो वहां पे अगर हमारे चार्जेस ऐसे कि जहां पर हमको सैंक्शन की जरूरत है, आपके स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, तो वहां पर जब तक आप सैंक्शन ऑब्टेन नहीं कर लेते उन पर्टिकुलर अथॉरिटी से, तब तक आप प्रोसिक्यूशन को आगे नहीं बढ़ा सकते हो. क्लियर है? अनलेस सैंक्शन हैज बीन ऑलरेडी obtained for the prosecution. अगर आपने ऑलरेडी पहले से ही प्रोसिक्यूशन के लिए सैंक्शन ऑब्टेन कर ली है तब तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, अदरवाइज यू हैव टू वेट फॉर द ऑब्टेनिंग द सैंक्शन इन केस ऑफ एनी ऑल्टरेशन और एडिशन ऑफ द चार्जेस. क्लियर? और जब हमने चार्ज को ऑल्टर किया स्टूडेंट्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा? विटनेस को रिकॉल करना पड़ेगा. तो यहाँ पे कोर्ट को फिर से पावर दे रखी है 217 में, रिकॉल ऑफ विटनेस व्हेन चार्ज इज ऑल्टर्ड. जब चार्ज को ऑल्टर किया गया तो हम वापस विटनेसेस को क्या करेंगे? रिकॉल करेंगे. री का मतलब ही हो गया कि पहले उनको एग्जामाइन कर चुके हैं, लेकिन अब फिर से हम क्या करेंगे? उनको एग्जामाइन करेंगे. क्लियर? ओके. सो इट सेज whenever a charge is altered or added to by the court after the commencement of the trial. कब बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स? आफ्टर ट्रायल. जब आपकी ट्रायल शुरू हो गई उसके बाद हमने क्या किया है? चार्ज को ऑल्टर किया है या ऐड किया है. द प्रोसिक्यूटर एंड द अक्यूज शैल बी अलाउड. सो प्रोसिक्यूटर और अक्यूज का ये राइट है कि वो क्या कर सकते हैं. वर्ड देखो स्टूडेंट, शैल लिखा है, मतलब ये मैंडेटरी है कि आपको उनको ये राइट देना ही देना पड़ेगा. कोर्ट विल अलाउ देम. क्लॉज ए बोल रहा है रिकॉल और रीसमन एंड एग्जामिन विद रेफरेंस टू द ऑल्टरेशन और एडिशन एनी विटनेस. किसी भी विटनेस को क्या कर सकते हैं? रिकॉल कर सकते हैं, रीसमन कर सकते हैं, उनको वापस से एग्जामाइन कर सकते हैं. हु मे हैव बीन एग्जामाइन्ड unless the court, for the reasons to be recorded in writing, considered that the prosecutor or the accused desire to recall or re-examine the witness for the purpose of vexation or the delay for defeating the ends of the justice. Court उनको तभी allow करेगा जब लगेगा कि हाँ जी actually genuinely required है. बट इफ कोर्ट फील्स कि भाई प्रोसिक्यूटर और अक्यूज सिर्फ मात्र इसलिए विटनेसेस को रिकॉल कर रहे हैं या रीसमन कर रहे हैं जिससे कि क्या किया जा सके? डिले किया जा सके हमारी प्रोसीडिंग में, या वेक्शियस है, झूठा है, बिना मतलब के बुला रहे हैं, परेशान करने के लिए, टॉर्चर करने के लिए, देन इन दैट केस कोर्ट वहां अलाउ नहीं करेगा उनको किसी भी विटनेसेस को रिकॉल करने के लिए, री एग्जामिन या रीसमन करने के लिए. और क्लॉज बी क्या बोला? यहां तो देखो स्टूडेंट्स, क्लॉज ए में पुराने वाले विटनेसेस को हम वापस बुला रहे हैं, रिकॉलिंग हो रही है, लेकिन क्लॉज बी में बोल रहे हैं अगर अक्यूज या प्रोसिक्यूटर को चाहिए तो वो नए विटनेसेस को भी बुला सकते हैं, फर्दर विटनेसेस. सो क्लॉज बी ऑल्सो टू कॉल एनी फर्दर विटनेस whom the court may think to be material. कोर्ट को यहां लगे, अगर कोर्ट को लगे कि हाँ भाई ये विटनेसेस मटेरियल है, इंपॉर्टेंट है, मटेरियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे कोर्ट अलाउ कर सकता है कि चलिए ठीक है, इन पर्टिकुलर विटनेसेस को हम क्या कर सकते हैं? आगे कोर्ट में बुला सकते हैं. क्लियर है ये पॉइंट? सो ये हमारा आज का सेशन था जो हमने डील किया है किससे रिलेटेड? हमने डील किया है चार्ज के फ्रेमिंग से. बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है स्टूडेंट्स, अच्छे से याद रखना ये सेगमेंट, क्योंकि यहाँ से प्रिलिमिनरी में तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, साथ में मेंस में आपको जजमेंट राइटिंग में हेल्पफुल होगा स्टूडेंट्स. क्या होगा? जजमेंट राइटिंग. जजमेंट राइटिंग में स्पेसिफिकली कौन सा सेक्शन हेल्पफुल रहने वाला है? 211 रहेगा, 212 रहेगा एंड 213 भी, मैनर भी रह सकता है. बाकी आपका इंटरप्रिटेशन पॉइंट दैट इज 214, दैट इज you have to understand the law or the words that have been used in charge in the same sense as they have been used in the offense that is punished.
ये आपके राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं रहता, बट 211 दैट इज द कंटेंट ऑफ द चार्ज, 212 दैट इज द पर्टिकुलर्स एज टू द टाइम प्लेस एंड द पर्सन, एंड 211 में प्रीवियस कन्विक्शन का पॉइंट भी याद रखना है, एंड 213 में हमने क्या पढ़ा, अगर 211 और 212 में दिए गए कंटेंट एंड पर्टिकुलर्स आर नॉट सफिशिएंट टू लेट द अक्यूज नो दैट फॉर विच ऑफेंस ही इज बीइंग ट्राइड, या उसको नोटिस देने के लिए सफिशिएंट नहीं है, देन 212 में हम क्या करेंगे, मैनर स्टेट करेंगे जिस मैनर में ऑफेंस उसने कमिट किया है। एंड देन फाइनली हमने 215 में क्या पढ़ा, इफेक्ट ऑफ एरर ऑफ चार्ज, इफेक्ट ऑफ एरर प्लस हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स, ओमिशन भी अगर किया गया तो उसका इफेक्ट क्या होगा। कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है until and unless we realize और until and unless magistrate is of opinion कि ऐसे और एरर या ओमिशन से the accused has been misled and the failure of justice has been done। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने ऑल्ट्रेशन के बारे में पढ़ा, ऑल्ट्रेशन प्लस एडिशन ऑफ चार्ज किसमें होता है, 216 में कोर्ट को पावर दे रखी है एंड 217 में हमें एक्चुअली पावर दे रखा है कि हम क्या कर सकते हैं, अक्यूज या प्रोसिक्यूटर क्या कर सकता है, यहाँ पर विटनेसेस को वापस से रिकॉल कर सकता है, री एग्जामिन कर सकता है और रीसमन भी कर सकता है। So that was all from my side. In case you have any query or you want the update of all the sessions that are coming from my side on this channel, then you can join my Telegram group that is Shivani Solanki. वहाँ पे link को pin किया हुआ मिलेगा. You can click on that link and the chat box will open and you can drop your any message that is required regarding these sessions only. Clear है? अपने नोट्स टाइम टू टाइम स्टूडेंट्स बनाते रहेंगे और मेक श्योर करेंगे कि कंसिस्टेंटली आप रोज एमसीक्यूज डील कर रहे हैं, रोज कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आप नजर के बाहर एक बार निकाल रहे हैं। मेक श्योर दैट व्हेन यू आर टारगेटिंग एनी पर्टिकुलर स्टेट जुडिशरी यू आर एटलीस्ट अटेम्प्टिंग दी क्वेश्चन पेपर्स ऑफ ऑल द स्टेट जुडिशरी। उससे होगा ये, क्योंकि बेटा देखो एक कोई पर्टिकुलर टॉपिक का कितना स्कोप हो सकता है क्वेश्चन पूछने का, बेरेट के बाहर से कुछ नहीं पूछा जाएगा until and unless कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की कोई रूलिंग है या कोई जजमेंट वो पूछना चाहे, अदरवाइज all the authorities make sure कि बेरेट के बाहर उनका कोई भी क्वेश्चन ना जाए। So make sure that you understand your बेरेट well. I'm not asking you to mug up your बेरेट. First you need to understand the concept. Concept समझ आएगा, सीन समझ आएगा, स्टोरी समझ आएगी, सिमिलर चीजें, डिफरेंट चीजें जब समझ आएगी, आप चीजों को क्लब करना, एक जगह इकट्ठा करना जब सीख जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको बेरेट याद हो जाएगा। You don't have to mug up. If you try to mug up without understanding the concept, you will not be able to understand or you will not be able to memorize even a one single section. अगर उसको रोज भी करोगे तो भी नहीं, बट इफ यू अंडरस्टैंड द क्रक्स, बेसिक्स क्या है, क्यों है, कहाँ से कनेक्टेड है, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए चीजों को समझना। So yes, that was all from my side in today's session. I hope you all have enjoyed this session. Now we will meet in another new session. Till then, thank you so much.